हेलो दोस्तों, फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। पिछले क्लास हम लोगों ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या जिसको एनसीईआरटी में गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व हेडिंग लिखा है, उस चैप्टर का पहला क्लास डिस्कस किया। पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। साथ ही ये भी पढ़ा कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है ना। बायो-सावर्ट के नियम का एक सदिश रूप है, तो सदिश रूप को डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है धारावाही चालक के कारण उसकी दिशा ज्ञात कर सके, है ना। और उस पर बेस्ड कुछ टॉपिक और हैं तो उन्हें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप। हेडिंग लगा लेते हैं बच्चों ऐसे, बायो-सावर्ट। इसको सावर्ट या सैवर्ट ऐसे लिखा रहता है ना, के नियम का सदिश रूप। बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि जो धारावाही चालक है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB का मान क्या होता है। dB बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऐसा होता है। हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगर हम दिशा ज्ञात करने की कोशिश करें तो यहाँ दिशा किसकी है ना, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे r बाई आर का गुणा कर लेते हैं। किसका गुणा कर लेते हैं, r बाई आर का। ये कोण थीटा जो होता है वो r और dl के बीच में होता है। I तो अदिश राशि है ना, तो यहाँ पे दो जो सदिश राशियां हैं वो एक r है, अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिशा, और दूसरा है dl मतलब अल्पांश किस तरह का है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा। तो r और dl है तो r का गुणा कर लेंगे तो dB बराबर क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl इंटू आर इंटू साइन थीटा आई अपॉन r टू द पावर 3, r की घात 3 हो जाएगा। हम dl r साइन थीटा को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसको लिख सकते हैं dl क्रॉस r का मॉड। क्या लिख सकते हैं, dl क्रॉस r का मॉड। हमने पढ़ा होगा a क्रॉस b का मॉड क्या होता है, a क्रॉस b का मॉड होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, ऐसा होता है। हम इसे ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो dl क्रॉस r लिख दिया क्योंकि dl क्रॉस r dl r साइन थीटा होगा, ये r टू द पावर 3। यहाँ से ये समझ आता है कि dl क्रॉस r यही सदिश है यहाँ पर, इसकी दिशा ही किसकी दिशा होगी, dB की दिशा। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, dB सदिश बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब dl क्रॉस r। मतलब dB की दिशा dl क्रॉस r की दिशा में होती है ना। dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालेंगे a क्रॉस b की दिशा जैसे निकालते हैं वैसे dl क्रॉस l की दिशा भी निकालते हैं। अब कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे कि कैसे निकलेगा। तो बेटा अगर ये जो डायरेक्शन है वो dl का डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है वो अगर r का डायरेक्शन है तो dl क्रॉस r इस तरफ है, तो dl क्रॉस r a क्रॉस b है ना। फिंगर टिप में जहाँ से फिंगर स्टार्ट हुए उधर a होता है, ये b होता है। तो अगर ये a क्रॉस b हो ऐसे a क्रॉस b, तो थंब अंगूठा a क्रॉस b की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये अगर a और b हैं तो dB की दिशा जो होगी वो अभिलंबवत पृष्ठ के बाहर की ओर होगी dB की दिशा। ठीक है, ऐसे देखो अगर ये dB है, ये dl है सॉरी, और यहाँ r है, तो dB का डायरेक्शन इस तरफ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने वाली बात
कि ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के लंबवत होता है, तो डी बी जो है वो आर और डी एल दोनों के अभिलंबवत होगा, है ना, उसके परपेंडिकुलर होगा डी बी की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा डी एल और आर दोनों के अभिलंबवत दिशा में होती है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डी बी का डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोगों को दिशा पता चल गई है ना, तो हम लोग दो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है उनके हेडिंग लगाते हैं। पहला है धारावाही वृत्तीय कुंडली, वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये तीन डेरिवेशन जो हम लोग पढ़ते हैं सीरीज में, उसमें ये बोल सकते हैं कि उनमें सबसे कम आईएमपी है, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आए हैं, एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है, बट वो दोनों और ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं ना। तो इसके लिए हम लोग एक धारावाही वृत्तीय कुंडली ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और वृत्तीय कुंडली है तो धारावारा भी तो प्रवाहित करनी है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ ऐसे छोटा सा एक ओपनिंग बना लेते हैं और यहाँ पर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यूं। प्रवाहित धारा की दिशा ये तीर के निशान की तरफ है, ठीक है। इसमें जो केंद्र है इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, केंद्र है O और केंद्र से त्रिज्या है कितनी R, ठीक। तो R त्रिज्या की एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है, ठीक, जिसमें बहने वाली धारा कितनी है, कैपिटल I, जिसमें बहने वाली धारा कितनी है, कैपिटल I, ऐसा ले लेते हैं, ठीक। इसके कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, माना एक धारावाही वृत्तीय कुंडली जिसमें बहने वाली धारा कैपिटल I, जिसका केंद्र O व जिसकी त्रिज्या R है, ठीक, जिसके प्रवाहित धारा के कारण जो केंद्र O है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश क्या है, dB। अल्पांश क्या है, dl, सॉरी, है ना। अल्पांश क्या है, dl। AB अल्पांश है, उसकी लंबाई क्या है, dl है, ठीक। इसकी दिशा किधर होगी, तो स्पर्शरेखीय दिशा में इस तरफ, ये dl की दिशा है, dl वेक्टर है, ठीक। और r सदिश की दिशा किस तरफ है, तो r सदिश की दिशा त्रिज्यावत होगी r। dl और r एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। dl और r एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है, 90 डिग्री का। चलो स्टेटमेंट कुछ इस तरह का होगा, अल्पांश ऐसे कर लेते हैं, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कैसे, तो हम मेंशन कर सकते हैं बायो-सावर्ट के नियम से, ऐसे बायो क्या होता है, बायो-सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब चूंकि dl जो है वो अभिलंबवत है r के, ठीक है, अतः कोण थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। और अगर हम ये मान रख लेते हैं तो dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। बताओ बच्चों साइन 90 डिग्री कितना होता है, सबको पता होगा, इट्स 1। तो dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये अल्पांश के कारण है, हमें अल्पांश के कारण तो निकालना नहीं है, हमें पूरी कुंडली के कारण निकालना है। तो जब हमें पूरी कुंडली के कारण निकालना है तो हम लोग उसका समाकलन कर सकते हैं। समाकलन क्या होता है, किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करना हो तो हमारे पास एक टूल है ना, हमारे पास एक औजार है जिसको समाकलन बोलते हैं। इससे छोटी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है ना। तो लिख सकते हैं अतः संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू रखो, क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है और समाकलन से नियतांक क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। चलो भैया उनको बाहर निकाल लेते हैं। क्या होगा, b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे क्या क्या, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, समाकलन में बचा कौन, बस dl। dl का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। पहले देखो बच्चों dl है कौन, इसके बारे में पढ़ो। dl एक छोटा सा अल्पांश है वृत्ताकार कुंडली का। अगर तुम इसका समाकलन करो तो ऐसे बहुत सारे dl को एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, और अगर जोड़ते जाएंगे तो आखिरी में बन क्या जाएगा, परिधि। अल्पांशों को जोड़ोगे तो आखिरी में क्या बन जाएगा, परिधि, वृत्त की परिधि ये बन जाएगी, है ना। तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो एक आर इस आर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं, है ना, यदि ऐसे लिख लें, यदि कुंडली में n फेरे हों, n फेरे हों, तब एक फेरे के लिए एक, तो n फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता n गुनी हो जाएगी। b बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, n का गुणा कर दो 2 पाई एन आई अपॉन आर। n का गुणा करेंगे तो 2 पाई एन आई अपॉन आर आ जाएगा, n गुना हो गया बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, देखो ये n गुनी हुई क्यों, इसको समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है ना। लास्ट क्लास हम लोगों ने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल का एक और वर्जन भी है, उसको भी सिखा देते हैं। मतलब 2 वर्जन में हम ले सकते हैं राइट हैंड थंब रूल को, है ना। एक वर्जन हम सीख चुके हैं कि अगर अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं।
है ना, एक और वर्जन भी है। इसके लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई धारावाही कुंडली है यूं और उसमें धारा बह रही है ऐसे, अब इसके कारण आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे निकाल सकते हो, किधर है चुंबकीय क्षेत्र, तो राइट हैंड थंब रूल का उपयोग कर सकते हैं ना। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करें सपोज ये किसी का राइट हैंड है, भले जैसा बना हो, है ना, इस तरह से समझ जाओ, ठीक है, इस तरह से किसी का राइट हैंड है। तो अगर मुड़ी हुई उंगलियां, कौन, मुड़ी हुई उंगलियां प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, है ना, ये किसकी दिशा को प्रदर्शित करे, प्रवाहित धारा की दिशा को। तो जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है ना। तो मैंने धारा को क्या कर लिया है, ऊपर उल्टा बना लिया है, ये कंडीशन में मिसमैच कर रहा है, मैं इसको फिर से बना ले रहा हूँ। धारावाही वृत्ति कुंडली को देखो, कुछ नहीं, वो समझ आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई तार है यूं और उसमें धारा ऐसे बह रही, ऐसे ऐसे, जैसे उंगलियां देखो दिखा रहा है यूं, इस तरह से धारा अगर बह रही है तो ये इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा इस तरफ होगी, ऐसे। इसकी दिशा इस तरफ होगी, है ना। अब जैसे कि एक धारावाही वृत्ति कुंडली है, कुछ इस तरह इमेजिन करो यूं, तो इसमें अगर धारा ऐसे बहेगी यूं, ये उंगली, मुड़ी हुई उंगलियां किसको प्रदर्शित कर रही है, प्रवाहित धारा को। तो चुंबकीय क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करेगा, अंगूठा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, बी। अब सोचो एक फेरे के लिए, ऐसे एक फेरे के लिए बी, एक और फेरे का उसका भी बी होगा, तो दो फेरे मिलकर के कितना हो जाएगा, 2b। फिर दूसरे फेरे के बाद अगर एक और फेरा हुआ तो उसका भी चुंबकीय क्षेत्र इधर ही होगा। तो अगर एक से ज्यादा फेरे लगेंगे तो एक का बी, दूसरे का 2b, दोनों का मिला के, तीसरे का, तीनों को मिला के 3b, और इसी तरह से अगर n फेरे हो तो टोटल कितना हो जाएगा, nb। तो इसी कारण तुम देख रहे हो कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो n गुना हो गया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं या कुछ टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2 पाई है उसे कैंसिल आउट करके नीचे 2 लिख देते हैं। अब b इज इक्वल टू क्या होगा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ये कोई गलत तो नहीं है, वही है, सही है। बट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है ना 10 to the power -7, तो तुम डायरेक्ट उसको 10 to the power -7 लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान डायरेक्ट रख सकें तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लो। वैसे इसमें भी तुम म्यू नॉट का मान रख सकते हो 4 पाई × 10 to the power -7, करना उतना ही है, जो जिसको सूट करे उसको वो याद कर लेता है। तो ये हो गया हम लोगों का धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक का सूत्र स्थापना जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जब हम लोगों ने निकाल लिया धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर कितनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अक्ष पर कितनी होती है। तो अगला हेडिंग लगाएंगे क्या, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो टॉपिक है, अगर कोई इस टॉपिक को छोड़ दिया एग्जाम में जाते समय तो बंदे ने 5 नंबर छोड़ दिया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
एग्जाम में कितनी बार आया गिनती कोई नहीं है यार, जितना बार एग्जाम हुआ होगा लगभग उतनी बार आया भी होगा, है ना, मतलब ऑलमोस्ट हर साल आ जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो तुम इसको एकदम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, टॉपिक को अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। और न केवल ये आईएमपी है बल्कि थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो अगर ध्यान न दें तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो ध्यान देना ही पड़ेगा, तुम ध्यान को कहीं और नहीं दे सकते, है ना, ठीक। तुम ध्यान लेके आओ भाई। एक धारावाही वृत्ति कुंडली लेनी है, तो एक ऐसे कुंडली ले लिया, है ना, और उसमें हम एक छोटा सा सेक्शन जो है उसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम कुंडली को बता सकें कि ये ठीक ठाक कुंडली है ना। और ये है कुंडली, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ओ है। अब ये क्योंकि धारावाही वृत्ति कुंडली है तो इसमें बहने वाली धारावारा होगी, है ना, तब तो धारावाही कुंडली, वरना काहे की धारावाही कुंडली। इसमें बहने वाली धारा की दिशा कुछ इस तरह से ले लेते हैं अपन, चलो यूं, ठीक। बिंदु ओ से होकर जाने वाले और तल के अभिलंबवत, ओ से होकर, केंद्र ओ से होकर जाने वाले और तल के अभिलंबवत रेखा को हम क्या कहेंगे, अक्ष। तल के अभिलंबवत रेखा को क्या कहेंगे, अक्ष। तो यह है इसका अक्ष। अक्ष पर डी दूरी पर कोई बिंदु, कहां पर, डी दूरी पर कोई बिंदु यहां पर P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। निकालेंगे कैसे भाई, तो बायो-सैवर्ट के नियम से निकालेंगे, उसी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम लोग, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, है ना। धारावाही कुंडली है, बहने वाली धारा आई है, ठीक है। अब अगर मैं इस धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे अल्पांश लेने पड़ेंगे। तो बायो-सैवर्ट का नियम तो खाली अल्पांश पर लगता है, तो यहां पर मैं एक अल्पांश ले लेता हूं। चलो, अल्पांश का नाम क्या, ए बी। और क्या नाम देंगे का, तुम राम मोहन थोड़ी न दोगे, ए बी सी डी ऐसा कुछ देते रहेंगे, ए बी नाम है ना। उसका मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु, उसको अपन लोग यहाँ पे कुछ ऐसे सी ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डीएल अल्पांश है उसकी दिशा किधर होगी, अल्पांश की दिशा इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, ऐसे, रुक जाओ, यूं, ये डीएल, ठीक। ऐसे वृत्ताकार कुंडली है, तो यहां पर एक अल्पांश लिया हमने ए बी, इसका डायरेक्शन ये है डीएल, ठीक है, समझ आ रहा है, डीएल का डायरेक्शन ऐसे। बिंदु सी से अपन क्या करते हैं, बिंदु पी को जोड़ देते हैं। सी से किसको जोड़ देते हैं, पी को, है ना। मैं थोड़ा स्केल यूज कर ले रहा हूं ताकि गलती ना हो इसमें। सी से हम किसको जोड़ लेते हैं, पी को, कुछ इस तरह से, यूं। ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या ले लेते हैं, चलो आर, ठीक है। खूबसूरती ये है इस टॉपिक की कि डीएल और आर जो हैं वो एक दूसरे के अभिलंबवत हैं। डीएल और आर जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अभिलंबवत हैं। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। डीएल और आर, है ना, एक दूसरे के अभिलंबवत हैं, है ना। आर इस तरह होगा जैसे मेरा पेन है यहाँ पर, है ना। अब ऐसे अगर वृत्ताकार कुंडली है, इमेजिन करो ऐसे एक वृत्ताकार कुंडली है, तो यहाँ पर तुमने एक अल्पांश लिया है, अल्पांश पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा इस तरफ होगी, ऐसे। तो आर की दिशा ऐसे है, आर ऐसे, यहाँ से एक बिंदु है, जैसे मेरे फिंगर ये आर है, उसके बीच का एंगल कितना है, क्लियरली देखोगे तो 90 डिग्री। डीएल की दिशा आर के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है।
चलो ये देख लिया, डीएल आर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो डीएल क्रॉस आर की दिशा क्या होगी? ये डीएल है, ये आर है, तो डीएल क्रॉस आर निकालेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से इसके अभिलंबवत होगा। कहां पर होगा? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, डी। पर हमें यहां तो नहीं निकालना है, हमको तो बिंदु पी पर निकालना है। तो अगर ये डीबी होगा तो इसके अभिलंबवत यहां पर भी क्या होगा? यही क्या होगा? डीबी होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तुम बोलोगे सर वो कैसे डीबी होगा? तो समांतर सदिश समान सदिश होते हैं। दो सदिश अगर एक दूसरे के समानांतर हैं, परिमाण में एक बराबर हैं, तो उसको समान सदिश बोलते हैं। तो ये डीबी है, तो यहां पर भी डायरेक्शन डीबी का इस तरफ होगा। याद रखेंगे डीबी की जो दिशा है वो आर के भी अभिलंबवत होगी और वो डीएल के भी अभिलंबवत होगी। किसके किसके? आर और डीएल दोनों के क्या होगी? अभिलंबवत होगी ना। अब क्योंकि हमको यहाँ पर डी बी नहीं निकालना है तो मैं इस वाले सेक्शन को मिटा दे रहा हूँ, बट जो पॉइंट है ये वाला सी है ना, वहाँ पर मुझे डीबी नहीं निकालना, वहाँ निकालना। तो बट ये याद रखें कि डीबी की दिशा डीएल और आर दोनों के अभिलंबवत होती है, इसीलिए उस तरफ है ना, दोनों के अभिलंबवत होती ही है। क्यों होती है बोलेंगे तो हमने सदिश रूप में यही तो पढ़ा था कि डीबी का डायरेक्शन जो होता है वो डीएल और आर दोनों के अभिलंबवत होता है ना। यहाँ पर मैं एक रेफरेंस लाइन खींच ले रहा हूँ, बस कुछ नहीं, ताकि हम कोण वोण को अच्छे से बता सकें। तो इस तरह से हमने देखा कि ये डीबी का डायरेक्शन है ना। हम यहाँ पर एक कोण ले लेते हैं बच्चों, ये वाला जो कोण है इसको ले लेते हैं फाई। क्या ले लेते हैं उसको? फाई। तो ये कोण 90 डिग्री का है। व्हाइट लाइन और जो डी है ना, ओपी है, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 डिग्री माइनस फाई, ऐसा होगा। 90 डिग्री माइनस फाई होगा। ये एंगल फाई है या 90 डिग्री माइनस फाई है, तो उधर वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी फाई होगा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस फाई में जोड़ेंगे फाई तब ना ये 90 आएगा। ये 90 है मतलब ये फाई होगा, ये 90 माइनस फाई है, तो इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो एंगल फाई हो जाएगा। बहुत कुछ हो गया एक साथ, है ना। मैं पहले ही बोला था कि ये डेरिवेशन बहुत आसान तो नहीं है, बहुत आसान नहीं है, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब 12th में पढ़ रहे हो बच्चों, आंगनबाड़ी वाला तो क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए, है ना। तुम ये सोचोगे कि ABCD लिखने के नंबर मिलेंगे तो मिलने वाले हैं नहीं, है ना। टफ क्वेश्चन हो सकते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक। तो कोई नहीं, एक बार स्टेटमेंट क्या लगेगा इतना दूर तक का वो देख लेते हैं और उसके बाद आगे फिर डिस्कशन करेंगे, है ना। स्टेटमेंट कुछ इस तरह ले लेते हैं। माना एक धारावाही वृत्तीय कुंडली जिसका केंद्र O व त्रिज्या क्या है? स्मॉल a ले रहा हूं अभी, है ना। त्रिज्या को क्या ले रहा हूं? स्मॉल a, ठीक। तो त्रिज्या स्मॉल a है। केंद्र O से होकर जाने वाले और तल के अभिलंबवत रेखा अर्थात अक्ष पर d दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए धारावाही वृत्तीय कुंडली पर एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं। जो AB है उसकी लंबाई कितनी है? DL है। AB की लंबाई कितनी है? DL है। का मध्य बिंदु C है। बिंदु C से बिंदु P को मिलाया, CP बराबर R, ऐसे ले लेते हैं। CP बराबर R, और ये जो R है और जो DL है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अतः अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
कहाँ से भाई? लिख लेंगे बायो सावर्ट के नियम से। कितना होता है बायो सावर्ट के नियम से? डी बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना ही तो होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर त्रिज्या को आर मान दो, तो फिर वो बायो सावर्ट के नियम में आर कुछ और माने थे ना, वो तो अल्पांश से दूरी था, तो इसीलिए हम लोगों ने अल्पांश से दूरी को आर माना है। ठीक है, कहाँ से? अल्पांश से दूरी को क्या मान लिया है? आर। रीजन है उसका, है ना, चूंकि dl जो है वो अभिलंबवत है आर सदिश के, अतः थीटा डिग्री बराबर कितना होगा? कितना होगा? थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा 90 डिग्री होगा, वैल्यू रख दो, डी बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं बड़े प्यार से समीकरण 1। प्यार से ही पढ़ना पड़ता है ना, टफ टॉपिक्स को। ठीक, अगर तुम लोग टफ टॉपिक को प्यार से नहीं पढ़ो, उसको ध्यान से नहीं पढ़ो, तो वो ध्यान नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, है ना। प्यार से पढ़ लेते हैं। इसको ले लेते हैं क्या? डी बी से। जो डी बी है वो क्योंकि एंगल के साथ है यहाँ पर, तो उसको हम उसके समकोणीय घटकों में वियोजित कर सकते हैं ना। तो उसको लिख रहा हूँ, डी बी को समकोणीय घटकों में, समकोणीय घटकों में वियोजित करने पर क्या करने पर? वियोजित करने पर। किस में वियोजित करने पर? तो समकोणीय घटकों में। समकोणीय घटकों में वियोजित करने पर, है ना, दो तरह के घटक होंगे। समकोणीय घटक हमेशा दो ही प्रकार के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? आधार घटक, और दूसरे को क्या बोलते हैं? अभिलंब घटक। आधार घटक क्या होता है? कोण के साथ वाली भुजा की तरफ निकलता है। अभिलंब घटक क्या होता है? उसके अभिलंबवत निकलता है। तो ये जनरली बच्चे क्या होते हैं, इसको जो बच्चे नहीं समझते हैं उनको दिक्कत तो होगी फिजिक्स में पूरी, सदिश है सब। तो ये डी बी है, ये आधार घटक है। आधार घटक क्या होता है? हमेशा कॉस थीटा। आधार घटक क्या होता है? कॉस थीटा। अभिलंब घटक क्या होता है? साइन थीटा। घटक मतलब उसके क्या हैं? हिस्से। घटक मतलब क्या है? उसके हिस्से, है ना। समझ आया? जैसे कि अगर एक रोलर है ना, तुमको पिच बनाने के लिए दे दिया गया, क्रिकेट पिच, है ना, और तुम एक रोलर को ढकेलने के लिए आ गए हो यूं, ऐसे, तुम रोलर को पकड़ करके धक्का मार रहे हो ऐसे, तो तुम रोलर को जब बल लगाते हो तो क्या रोलर ऐसे ऐसे अंदर धंस जाता है? जमीन के अंदर ऐसे गिर करके थोड़ा घुस जाता है? नहीं घुसता है। तो वो जाता किधर है? इस तरफ जाता है, इस तरफ। क्या वो बल F से जाता है? नहीं जाता है। अगर बल F है इस तरफ, ये कोण अगर तुम देख रहे हो थीटा है, तो ये जाता है आगे F cos थीटा से। कहाँ से जाता है? F cos थीटा से। और बल का एक हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ F sin थीटा लगाता है। तो घास काटना हो या पिच दबाना हो, तो तुम यूं अगर ऐसे प्रेस कर रहे हो तो तुम्हारा बल का एक हिस्सा न केवल आगे ढकेल रहा है बल्कि दूसरा हिस्सा नीचे दबा रहा है ना। तो इसमें पूछा जाता है खींचना ढकेलने से ज़्यादा आसान है या कठिन है, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो खींचना आसान होता है ढकेलने के कंपैरेटिव, क्योंकि अगर एंगल से खींच रहे हैं तो, है ना, जब तक एंगल आपके हाइट से ऊपर ना हो। अगर कोई ऊपर की चीज़ है और तुम खींच रहे हो तो उसके समय खींचना कठिन हो जाएगा,
है ना, मतलब एक इतनी बड़ी चीज़ है, सोचो बहुत बड़ा रोलर है ना, इस तरह का, तो उस केस में खींचना कठिन हो जाता है। वैसे अगर ये समझना हो अच्छे से तो उसके लिए आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको पढ़ना चाहिए। अगर कोई बंदा इस साइज की किसी चीज़ को खींच रहा है तो खींचना उसके लिए कठिन होगा, ठीक है, इस केस में, है ना। अनलेस नॉर्मली खींचना क्या होता है, जब छोटी चीज़ें होती हैं तो उसमें खींचना जो होता है वो ढकेलने के कंपैरिजन में आसान होता है। तो चलो कोई नहीं, ये समझ गए हम कि घटकों में वियोजित किया जा सकता है सदिश को, और जब हम सदिश को उसके अवयवी घटकों में वियोजित करते हैं तो कितने प्रकार के घटक होते हैं, 2 प्रकार के। एक को क्या बोलते हैं, आधार घटक, दूसरे को क्या बोलते हैं, अभिलंब घटक। कोई भी सदिश है, जैसे कोई सदिश है मान लो ऐसे ए, है ना, और ये कोण है मान लो थीटा, तो ये वाला क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार घटक, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब घटक, है ना। तो ये हमको पता ही होगा, है ना, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, और जिसे नहीं पता है मैंने एक बार रिमाइंड करा दिया। तो वियोजित करने पर जो 2 घटक हैं, है ना, वो आधार घटक और अभिलंब घटक ये प्राप्त होंगे। ध्यान दें कि dB साइन थीटा इस तरफ है, ऐसे इस तरफ, और dB कॉस थीटा इस तरफ प्राप्त हो। पर सोचने की बात है, क्या ये जो धारावाही वृत्ति कुंडली है इसमें एक ही अल्पांश हो सकता है, बहुत सारे अल्पांश हो सकते हैं। तो कल्पना करें कि अगर एक और अल्पांश हो ठीक नीचे, और वो भी हम लोग क्या ले लें, AB ही ले लें, चलो AB, A डैश B डैश, थोड़ा नाम बदल देते हैं ना। ये सेंटर पॉइंट क्या है, C डैश, लंबाई उतनी है DL। अब उसको अगर हम जोड़ दें किससे, पॉइंट P से, ऐसे उसको अगर हम जोड़ दें C से पॉइंट P को इस तरह से, यूं ऐसे जोड़ दिया, तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, जिसकी दिशा क्या होगी, ऐसे dB होगी। वो भी सेम कोण बनाएगा, कितना, फाई। तो उसके भी 2 घटक होंगे, क्या, एक होगा dB cos फाई और दूसरा क्या होगा, dB sin फाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये जो dB sin फाई होगा, जो भी है इस तरह से, थीटा लिख लिया था गलती से, ये फाई है ना। तो dB sin फाई जो है, क्या ये dB sin फाई सेम डायरेक्शन में है, बट dB cos फाई अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। बट जो सेम डायरेक्शन में है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, वियोजित करने पर आधार घटक परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि अभिलंब घटक परस्पर जुड़कर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। ऐसा ले सकते हैं, ठीक। अभिलंब घटक परस्पर जुड़कर क्या करेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। तो अगर तुम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B निकालो तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई। cos फाई तो परस्पर निरस्त हो गया, dB sin फाई, है ना, ऐसा निकाल लेंगे, ठीक है। अभी देखो dB का मान तुम रख सकते हो यहाँ बहुत आसानी से। dB का मान क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
क्या है, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा है। साइन फाई निकालना चाहे तो हम लोग यहां ले सकते हैं, चूंकि त्रिभुज क्या ले लेते हैं, COP में। अगर हम यहां निकालना चाहें साइन फाई, साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये फाई है तो साइन फाई लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CO अपॉन CP। CO कितना है, CO का मैग्नीट्यूड है A और CP का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, R, तो A अपॉन क्या हो जाएगा, R। ठीक है, तो यहां पर तुम चाहो तो उसकी जगह लिख सकते हो A अपॉन R। अब ध्यान दें कि क्या क्या नियत है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियत है, ठीक है, I नियत है, R नियत है, A भी नियत है, R भी नियत है, सब नियत है नहीं। और नियतांक क्या होते हैं, समाकलन से बाहर आ जाते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो नियतांक होता है, क्या होता है, 10 की घात ऋण 7 उसका मान। आई बहने वाली धारा है, थोड़ी नहीं बदल जाएगी रे। आर मतलब जब तक बदले ना, नहीं बदलेगा आई। आर दूरी है यहां से यहां तक की, पूरे वृत्ताकार कुंडली से वो दूरी समान है आर, तो आर भी नियत है। ए त्रिज्या है, वो भी नियत है, तो निकालो उन लोगों को, निकलो, कॉलर पकड़ करके खींच के एकदम घिरलाते निकाल लेंगे उनको। क्या निकलेगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब। ध्यान से देखो, ऐसा है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई निकल गया, आई ए निकल गया, आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, आर क्यूब होगा। तो पकड़ लिए हो गए। इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बच गया, डीएल। तो डीएल का समाकलन करें तो डीएल अल्पांश है, अल्पांश का समाकलन करेंगे तो परिधि बनेगा। परिधि कितना होता है, बस 2 पाई आर बोल के 2 पाई आर लिख देते हैं बच्चे। पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे इस गलती को करते हैं। ध्यान देना कि इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी है, ए, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई ए। ठीक है, ये गलती बार बार करते हैं बच्चे, है ना। तुम्हें अभी लगेगा कि तुम नहीं करोगे, बट करते हैं, है ना। बहुत सारी कॉपियां चेक की मैंने बोर्ड की, तो पता है कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग ले सकते हैं 2 पाई ए। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, तो इसमें 2 पाई आर लिख करके आर को काट देते हैं बच्चे, है ना। तो ध्यान देना इसको ना, ये गलती मत करना बेटा। बी बराबर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन आर क्यूब। वैसे तो ये डेरिवेशन का फाइनल पॉइंट हो सकता था, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्या है कि जो हम चाहते हैं कि डी दूरी पर स्थित बिंदु P का चुंबकीय क्षेत्र निकालें, तो चाहते हैं कि डी के फॉर्म में निकल जाए। किसके फॉर्म में निकल जाए, डी के फॉर्म में। अब डी के फॉर्म में निकालना है तो कोई भी त्रिभुज लेकर के पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये ले सकते हैं। चूंकि त्रिभुज COP में CP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OP की वैल्यू है D और OC की वैल्यू है A, तो D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया। ठीक, वैसे तुम चाहो तो यहाँ R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो R की जगह रख दो, B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई A स्क्वायर आई अपॉन, यहाँ लिख सकते हो D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 1/2 का पूरा पावर 3, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सेम कंडीशन लगा सकते हैं। क्या, यदि कुंडली में कितने फेरे हों, n फेरे, यदि कुंडली में n फेरे हों तो जो भी है वो n गुना हो जाएगा।
तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा μ0/4 2 पाई n गुना कर लो n a² I/d² प्लस a² का पावर क्या हो जाएगा, ये 3/2 3/2। ये आ जाएगा धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये जो डेरिवेशन है 5 मार्क का आया है बेटा बहुत बार एग्जाम में, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स जो भी होते हैं स्कूल वाले उनमें भी आ सकता है, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ तक का पूरा बनाएंगे, है ना। देखो कुछ बुक्स में d की जगह x माना रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, दूरी है, d को x लिख सकते हैं, है ना। a² प्लस x² का होल पावर 3/2 मुझे ध्यान आ रहा है फाइनल फार्मूला, तो वो भी बनेगा, है ना। तो यहाँ तक बनाने का 5 मार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डेरिवेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, है ना। कहीं भी समझ ना आए तो उसको कमेंट करें, उस सेक्शन को अगर हो सकेगा तो मैं अलग से उनके वीडियो बना करके भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपने जो प्रॉब्लम हुआ ये समझ नहीं आया उसको पूछ सकते हो, उससे उसके ऊपर बेस्ड अपन वीडियो बना लेंगे, है ना। वैसे आज के क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं बेटा, इसके आगे का सेक्शन, इसी चैप्टर का अगला सेक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मस्त रहो, बढ़िया पढ़ाई करो, थैंक यू।